Hello student and welcome back to the channel. So we are starting our very first chapter from political science. Our first chapter name is working of constitution. So the first paragraph is all about what we studied up to 9th standard. Okay, so textbook of political science till now we have help us to take an overview of local government, the values and the philosophy of Indian Constitution, as also governing structure created by the Constitution and Indian place in the international relation. सो पॉलिटिकल साइंस का हमने अब तक क्या पढ़ा था, तो हमने एक ओवरव्यू देखा था कि लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं उसकी फ़िलोसफी क्या है. ठीक है. ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इंडियाज़ प्लेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस. जो हमारे इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या स्टैंड है, लोग मतलब देश के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया दूसरे देशों के बारे में क्या सोचता है. ठीक है. जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लेंगे, चाइना का एग्जांपल लेंगे, हम जापान का एग्जाम लेंगे, श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं. तो हम इन सारे देशों को, इन सारे कंट्रीज़ को कैसे देखते हैं, और जो अदर कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ है, वो इंडिया को किस तरह से देखती है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमने थोड़े थोड़े से अब तक 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले चुके थे. तो जो मैंने हाइलाइटेड पॉइंट्स किए हैं यहाँ पर, तो अब भी होप्स हो कि आप भी वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, क्योंकि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाएगी. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. समझ में आ रहा है. सेक्युलर मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि सर्वधर्म समभाव. मतलब किसी भी धर्म को हमें क्या करना है, अलग से ये नहीं करना है कि एक पर्टिकुलर धर्म होगा वो सबसे बड़ा होगा और एक पर्टिकुलर धर्म सबसे छोटा होगा. तो यहाँ पर हर धर्म को यहाँ पर क्या करना है, आदर करना है. और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब लोगों का, यहाँ पर लोकशाही है, मतलब लोकशाही मतलब लोगों का राज. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ऑल्सो इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजन टू इंश्योर दैट अ सिटीजन्स गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड. ठीक है. तो अलग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक यहाँ पर क्या किया है, एक प्रोविज़न ऐड किया गया है कि हमें हर एक जो सिटीज़न है इंडिया का, उन्हें जस्टिस मिलना ही चाहिए. और जो उनका फ्रीडम है, जैसे कि एग्जांपल लेके हम फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार दिया गया है. हर एक को अपना खुद का जो एक आइडिया है या फिर खुद का जो क्या कह सकते हैं, मत, जो भी मत इन द सेंस क्या होता है, तुम्हें जो कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई एक कमेंट होगी, वो आपको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ठीक है. ऐसा हमें राइट दिया गया है. नहीं तो चाइना में अगर हम देखेंगे तो चाइना में जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लगा सकते. मतलब गवर्नमेंट तो सैंक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन गवर्नमेंट को हम अगर एक रिटर्न क्वेश्चन करेंगे, एक स्कीम अगर गवर्नमेंट ने लाई चाइना में, तो उसी स्कीम के अगेंस्ट अगर हमने कोई कमेंट की तो वो अच्छा नहीं होता है. ठीक है. चाइना में. लेकिन इंडिया में अगर हमें कोई एक स्कीम आ गई और हमें लग रहा है कि उस स्कीम में कोई तो चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पसंद नहीं है, तो आपको एक राइट दिया गया है कि उस स्कीम के अगेंस्ट आप इंडियन गवर्नमेंट को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. ठीक है. एक एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने. आगे पढ़ेंगे. ऑल्सो इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट प्रोविजन. सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया कि जस्टिस और फ्रीडम का. ठीक है. उसके आगे है लास्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ मीन through which a progressive developed society based on social justice and equality will be established. ठीक है. तो हमें क्या करना है, एक ऐसी सामाजिक रचना करनी है जिसमें सोशल जस्टिस हो, मतलब सामाजिक न्याय. ठीक है. हर एक के साथ न्याय होना चाहिए, किसी को भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो. ठीक है. बाल बच्चे हो या फिर बड़े आदमी हो, किसी के साथ भी यहाँ पर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. और इक्वालिटी मतलब हर एक को, मतलब अगर पंत प्रधान भी होगा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना एक कॉमन पीपल है जो
रोज़ी रोटी कमाकर अपना दिन गुजारा करता है, ठीक है। तो दोनों का स्टेटस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू में वो सेम ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमें ये सब चीज़ पता है कि 26 जनवरी को हमने 1950 को हमने क्या किया था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। सिंस देन गवर्नमेंट हैज़ वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कुछ भी वहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए गए थे तो गवर्नमेंट को उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट किसके ऊपर चलती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उस किस बेस पर चलती है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस लेके हुए हमारी जो गवर्नमेंट है वो चलती है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ। तो जो अभी ये हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड एरिया है वो हमारा पूरा ओवरव्यू बताने वाला है कि हमें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोग्रेस, ठीक है। एक पॉलिटिकल प्रोग्रेस में हमने कौन कौन से चेंजेस किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप प्रोसेस एंड स्टेप्स पढ़ेंगे दैट हैव बीन टेकन टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसका हमें क्या करना है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है, इसी के लिए हमने किया है। तो हम यहाँ पर 3 एरिया पर यहाँ पर फोकस करने वाले। फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी, सेकंड इज़ सोशल जस्टिस एंड थर्ड इज़ जुडिशियल सिस्टम। तो हम टुडेज़ लेक्चर में हमने क्या करना है कि हमें जो डेमोक्रेसी वाला फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट ईयर है उसको हम कवर करेंगे। सेकंड में हम सोशल जस्टिस को और थर्ड लेक्चर में हम जुडिशियल सिस्टम को यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के लिए हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया पॉलिटिकल मैच्योरिटी। सो डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम स्ट्रक्चर। सो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, मतलब लोकशाही जो है वो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अ इसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। सो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मतलब क्या होता है कि हमारे जो हम कहते हैं एमपीज़ और एमएलएज़ होते हैं, मतलब आमदार और खासदार। हमने बहुत बार न्यूज़ चैनल पर भी ये नाम सुने होंगे, और हमने अगर न्यूज़पेपर हम पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी हम एमपीज़ और एमएलएज़ का वहाँ पर रेफरेंस हमेशा मिलता है। सो ये लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। तो वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। हमारे जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है, हमारी जो मांग है वो सब लोग तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में हर एक मतलब 130 करोड़ प्लस हमारी अभी क्या है पॉपुलेशन है, तो हम 130 करोड़ पीपल्स अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमें वहाँ पर जगह भी नहीं मिलेगी और हर एक का आवाज़ वहाँ पर तक, मतलब जो भी जेन्युइन इशू है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एमपीज़ और एमएलएज़ को वहाँ पर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। सो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस हो गए तो वो एमपीज़ और एमएलएज़ जो होते हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर वहाँ पर रेज करेंगे वो क्वेश्चन और उसको जस्टिस देने का ट्राई करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का आपको मतलब समझ में हो गया। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में कौन आते हैं, एमपीज़ और एमएलएज आते हैं। जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या करता है कि इसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मतलब क्या ज़रूरत है हमें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हमें लोकशाही के दिए गए हैं, ऐसा हमें करना है, ऐसी चीज़ को फॉलो करना है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, ठीक है। तो उन सबको क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें लाना है। मतलब वो लिखित स्वरूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन उसको हमें क्या हमारे डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लाई करना है, ठीक है। वंस दिस इज़ डन द डेमोक्रेसी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अगर ये हो जाता है तो क्या हो जाता है कि पॉलिटिकल लाइफ जो है, ठीक है, राजकीय जीवन जो है वो हमारे सोसाइटी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, मतलब अविभाज्य घटक हो जाएगा। अकॉर्डिंगली द पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। देखो मैंने अभी अभी कहा था ना कि लोगों का एक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है लोगों को पार्लियामेंट में।
नेक्स्ट लाइन है स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, मतलब जैसे ही पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर भी होते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर लोक प्रतिनिधि का वो काम करते हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होगा, लोक प्रतिनिधि मतलब लोगों का प्रतिनिधि होता है, जो लोगों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, लोगों के जो भी इश्यूज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो इंडिया का जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के पीछे क्या ऐसा रीज़न है, तो हमने क्या किया है कि हमने फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट किए हैं, ठीक है। मतलब हमें वोटिंग करने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, और फेयर है, मतलब यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का वहाँ पर बायस्ड ऐसा इलेक्शन नहीं होता है कि एक पार्टी को ही वहाँ पर मतलब हमने बहुत पिक्चर वगैरह में देखा है कि इलेक्शन होते हैं तो लोग पैसा वगैरह खिलाते हैं, दारू वगैरह पिलाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स लाने की बातें करते हैं। तो वो तो चीज़ें होती है, लेकिन जो फेयर इलेक्शन होता है मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी वहाँ पर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, हर एक लोगों का वहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा, ठीक से वो कंडक्ट किया जाएगा। तो वही हमारी इंडिया के जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारी इलेक्शन है, जो कि फ्री एंड फेयर है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट पढ़ेंगे द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन शो दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो हम आज तक जो भी सक्सेस हमें मिला है उसका क्या सबसे मेन रीज़न, एक सेकेंड रीज़न ये भी है कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों का क्या सहभाग इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स में, ठीक है, जो कोई पॉलिटिकल प्रोग्रेस हमने की है और जो हमें पॉलिटिकल कंपटीशन हमने आज तक देखे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट मानेंगे तो वो है लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट पे आएंगे अभी यहाँ पर राइट टू वोट का, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों मतलब प्राउड, ठीक है, अडल्ट मीन्स क्या होते हैं, प्राउड, जो 18+ जिसका एज है उनको वोट करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये जो अधिकार था वो पहले 18 मतलब 18 ईयर का एज जो होगा वो नहीं था, वो पहला क्या था 21 ईयर एज होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न था। वो अभी 18 साल की उम्र का उन्होंने प्रोविज़न किया इन द नेक्स्ट पढ़ेंगे इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब हम जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, सेवरल प्रोविजन एग्जिस्टेड विच, मतलब ऐसे प्रोविजंस मतलब हमें जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तभी के ज़माने के भी कोई प्रोविजंस हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए थे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किए थे। तो वो क्या, तो उसमें भी एक था कि राइट टू वोट को उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ऑल सच प्रोविजन वर कैंसल आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमें अभी स्वतंत्रता मिली तो हमने वो सब प्रोविजन से उसको कैंसिल कर दिया। और फिर हमने क्या किया, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मेन एंड वुमन अबव द एज ऑफ 21 ईयर, मतलब आदमी और औरत दोनों को 21 ईयर एज जो वहाँ पर क्या था लोक सॉरी मता का अधिकार, ठीक है, मत देने का अधिकार था, वो 21 ईयर एज था। लेकिन द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 80, ठीक है, मतलब 21 साल की उम्र से उसको 18 साल की उम्र तक घटा दिया गया, विच गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द यंग जनरेशन इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ कि 21 ईयर से 18 ईयर की उम्र मतलब करने के बाद क्या हुआ, हमें एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस में, मतलब लोग क्या होते हैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे हिस्ट्री में हमने देखा था कि हिस्ट्री के चैप्टर में अप्लाइड हिस्ट्री के कि लोग हिस्ट्री को एक अलग ही नज़रिया से देखते हैं, उसमें ज़्यादा से इंटरेस्ट नहीं लेते। तो पॉलिटिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पर लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पॉलिटिक्स एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मतलब इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए पॉलिटिक्स एक सबसे अच्छी एक चीज़ है जो हमें उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इंडिया, आगे पढ़ेंगे। सच ए प्रोविजन हैव मेड
इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये प्रोविजंस है, उसी की वजह से क्या होता है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया जो वर्ल्ड में है वो एक अच्छी पोजीशन पे है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू द एनी अदर डेमोक्रेटिक नंबर, ठीक है, नेशंस, सॉरी डेमोक्रेटिक नेशंस। जो डेमोक्रेटिक नेशंस है उसमें इंडिया की जो स्टैंड है वो सबसे ज़्यादा है, कि क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वोटर्स है वो ज़्यादा है। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव, ठीक है। सिर्फ एक क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी इन द सेंस व्हाट, की संख्या के मामले में हमने ये चेंज नहीं किया है। हमने क्वालिटेटिव, मतलब उसमें हमें क्वालिटी का भी हमने उसमें सुधार किया है। एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर एमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स, ठीक है। जो नए 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 पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर उभर के आते हैं हर 5-10 साल में, वो किसी के वजह से आते हैं कि यंग वोटर्स जो होते हैं उनकी बदौलत वो आते हैं। दिस पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड compete इन द पॉलिटिकल स्पेयर, ठीक है। तो क्या होता है, वही हमने कहा था कि जो लोगों की मांग होती है वहाँ पर पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट बॉडीज़ में, या फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर देखो, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर और लोकल गवर्नमेंट्स में वो वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो गए वो वहाँ पर उनका क्वेश्चन वो रेज करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने राइट टू वोट देखा। अभी हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण, ठीक है, मतलब एक ही जगह पर सब उसका फोकस होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग जगह पर उनको सेंट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। सो हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है इज़ सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग है, फिर हमारी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, सरपंच वगैरह होता है। तो हर एक को अलग 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 अधिकार दिए गए हैं, और उनके सबके ऊपर हम अगर जाते हैं तो हमें सबसे ऊपर अगर मिलेगा वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड अंडरलाइन कर लेना कि मिसयूज ऑफ पावर मतलब जिसको भी जो पावर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एमपीज एमएलएज होते हैं, आप आमदार या खासदार बनते हो, तो आपको एक पावर मिलती है, आपको राइट, मतलब एक राइट मिलता है आपको लॉ बनाने के लिए, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस आप खुद के इससे डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसको पार्लियामेंट में पास कर कर लोगों में उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे कि हमने आधार कार्ड का एक हमने स्कीम लाया था, तो आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह होती है, तो वो लोगों के हित में होने चाहिए, ना कि ऐसे होने चाहिए कि अगर कल कह दिया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो जो बोलेंगे वही लोगों को करना है, तो ये गलत बात है, ठीक है। चाइना में वैसा होता है, चाइना में हुकुमशाही है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो उनका राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, उन्हें, ठीक है, तो वो राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग जो है वो ही खुद डिसाइड करेगी कि लोगों ने क्या करना है, ठीक है। लोगों ने कौन से ड्रेस पहनना है, लोगों का हेयर कट कौन सा होना चाहिए, लेडीज़ के लिए क्या हेयर कट है, मेंस के लिए क्या हेयर कट है, वो हुकुमशाह होते हैं, मतलब वो ही डिसाइड करते हैं कि यही इतने पर्टिकुलर आपको हेयर कट कर सकते हैं। अगर इंडिया में ऐसा होता तो हमको अभी ऐसे अलग अलग हेयर स्टाइल करने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सो जो पावर है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और लोगों को यहाँ पर क्या है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए पॉलिटिकल स्पेयर में, मतलब राजकीय जो पार्टिसिपेशन है कॉमन लोगों के लिए वो वहाँ पर बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोविजन है वो हमें कहाँ से मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे भी अंडरलाइन कर लेना। जो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर मतलब वो उनके पावर का मिसयूज़ ना करे, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, उनको एक दायरे में वो बंद किया गया है, उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि लोगों का है कि जैसे स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वैसे हमारे जो कॉमन पीपल है उनके लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मतलब हमें हमारे जो तिरंगा है हमारा, ठीक है, फ्लैग, नेशनल फ्लैग, उसका हमें अवमान नहीं करना है, हमें राष्ट्रगीत का अवमान नहीं करना है। वैसे ही जो ऐसे छोटे छोटे हमें
क्या दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए। वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी क्या क्या है, उनको एक पर्टिकुलर दायरे में ही बंद किया गया है, सो दैट कि वो उनके जो पावर है उनका मिसयूज़ ना कर पाए। सो हम आगे पढ़ेंगे। वन सच ए इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टेक जीनियस जेन्यून डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गवर्नेंस अ रियलिटी। इसको हाईलाइट करना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना है, एम्पावर करना है, उन वही बात यहाँ पर कही गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टूवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद हमने ऐसे अलग अलग अटेम्प्ट्स किए कि जिससे हमें क्या हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन हम कर पाए। वन सच ए इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधारना लाई गई वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और 24th अमेंडमेंट बिल के हिसाब से लाई गए। तो आपको अगर मेजर चेंजेस आपको है ना इसमें ही मिलेंगे, 23rd और 24th में ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमें क्या कहते हैं, ये चेंजेस हमें क्या मिलते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट। मतलब ठीक है, अगर देखेंगे कि मतलब इसका मीनिंग क्या है, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। अगर हमारे पंतप्रधान है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट पंतप्रधान के पास नहीं जा सकते, या फिर पंतप्रधान हमारे पास नहीं आ सकते, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ सकते, या फिर हमें हमारे पास उनके पास नहीं जा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, नगर सेवक वगैरह होता है, आमदार खासदार होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों से हम कांटेक्ट करके हमारा जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो हर एक लेवल पर हम जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर दी गई। एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। सो तो जो लोकल्स होते हैं और जो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे गांव के हैं तो गांव में सरपंच होते हैं, तो सरपंच ही वो जो मैटर होगा वो उनको सॉल्व करने के ट्राई करेगा। अगर सरपंच से नहीं होता है फिर वो जाएंगे कलेक्टर के पास, ठीक है। कलेक्टर को भी राइट्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा इंटरफेस करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे लेवल्स होते हैं अलग अलग, तो उनसे हमें जाना होता है। अभी हम पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें हम देखेंगे सिटीज़न एम्पावरमेंट इज़ अ इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोगों का जो एम्पावरमेंट, सिटीजन्स जो नागरिक है इंडिया के, उनकी एम्पावरमेंट उनकी बढ़ती होनी ही चाहिए। ये क्या है, इसेंशियल कंडीशन ऑफ जो हमारी लोकशाही है उसका इसेंशियल कंडीशन है। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोगों का यहाँ पर सहभाग जो है वो बढ़ना चाहिए, लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। तो लोगों का जो गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन है वहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होने वाला है, यहाँ पर हाईलाइटेड आप देख सकते हो, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोकशाही जो है उसका क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा, और जो रिलेशनशिप है हमारे और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के बीच में वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो लोगों को है ना, तो गवर्नमेंट कैसा वर्क करती है वो भी चीज़ यहाँ पर लोगों को पता चल जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो लोगों को यहाँ पर अधिकार दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब गवर्नमेंट कैसा काम करती है, गवर्नमेंट अब तक कौन से काम किए, गवर्नमेंट आने वाले समय में कौन से काम करने हैं, तो ये हमें राइट्स दिया गया है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमें हर चीज़ का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वो मतलब अब अगर आप आर्मी के बारे में क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है। जो हमारी सिक्योरिटी का एक यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी, हमें जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसे हमें यहाँ पर बाधित रखना है। मतलब लोगों को उसको ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते। आप अगर पूछोगे राइट टू इन्फॉर्मेशन में कि मिलिट्री कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं, या फिर कौन से जो पैरा कमांडोज होते हैं जो अपनी पहचान नहीं बताते तो उनके नाम बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि ये एरिया है, जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्शन होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। जैसे मेट्रो होगा,
जो हम बुलेट ट्रेन कह सकते हैं, ठीक है, हाईवेज वगैरह, ऐसे सारी क्वेश्चंस जो हमें जेन्यून है, जिसके हमें फ़ायदा होने वाला है, जिससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ना कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछोगे कि जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को कोई बाधा, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई बाई चांस, ऐसे तो वो इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्यों दिया है? इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क ऑफ अ गुड गवर्नमेंट। तो गुड गवर्नेंस हमें अगर होना चाहिए, हमें लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक न्यायिक नैतिक उनका व्यवहार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उन्हें क्या करें, हमें एक राइट, मतलब सिटीजन्स जो है उन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया है, जिससे क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। और वही एक हॉलमार्क है हमारे गुड गवर्नेंस का। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें क्या देता है, मोर ट्रांसपेरेंट वे में हम हमारे गवर्नमेंट को हम क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं और उनसे हम आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। आफ्टर द ईयर ऑफ 2000 द होल अप्रोच टुवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैज़ चेंज। तो 2000 साल के बाद क्या है, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आ गए हैं उससे हमें क्या मिला, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट मिला है, जो अधिकार हमें मिला है इन्फॉर्मेशन का, वो 2000 साल के बाद जो भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आए उसमें हमें मिला है। सो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर एज अ राइट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। सो इसमें हमें जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आए थे ना, उसमें हमें एक राइट जो मिला है, राइट ऑफ सिटीजन्स, जो लोगों के अधिकार होने चाहिए। तो उसमें ही हमें जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है वो उसी में हमें मिला है। अकॉर्डिंगली सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो हमें कौन कौन से अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं सिटीजन्स को? राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब माहिती, माहिती जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हमें हम यहाँ पर अधिकार प्राप्त किया है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट को हमें बताना ही होगा। सेकेंड है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षण का अधिकार, ठीक है। हर एक बच्चा होगा या हर एक नागरिक होगा, हर एक सिटीज़न होगा इंडिया का, वो यहाँ पर उसे क्या है, बेसिक नॉलेज तो वहाँ पर देना ही देना है। और फूड सिक्योरिटी मतलब यहाँ पर सिटीजन्स जो है हमारे इंडिया के, उनको क्या है, खाना पीना भी ठीक से मिलना चाहिए। तो ये सब क्या बोलते, इन सब चीज़ों की जो जवाबदारी है वो किन के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये यही सब चीज़ें हैं जिससे वजह से हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होते हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।